नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे बाढ़ की भयावहता से बाहर निकल रहा है। प्रकृति का गुस्सा थमा है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा खदबदा रहा है। मीडिया ने यूं कश्मीर घाटी पर अधिक फोकस किया, मगर हकीकत में ज्यादा तबाही जम्मू क्षेत्र में हुई है। कुल हुई मौत में जम्मू क्षेत्र में ज्यादा या कि 190 मौत होने का आंकड़ा है। पहाड़ी इलाकों के 1900 गांव पूरी तरह तबाह हुए हैं। पूंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी और बनिहाल सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अब खबर है कि राहत सामग्री के बंटवारे में घाटी बनाम जम्मू क्षेत्र में भेदभाव हुआ। ऐसा क्यों हुआ और हकीकत क्या है, इस पर यदि विचार करें तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप पर सवाल उठेगा। बाढ़ की त्रासदी के दौरान उमर अब्दुल्ला पूरी तरह फेल साबित हुए। उन्होंने जैसे पिछले 5 साल जाया किए, वैसे बाढ़ के दौरान भी जताया कि उनके बस में कुछ नहीं है। पहले दिन ही उनकी सरकार और उनका प्रशासन ठप हो गया। राज्य सरकार का कोई आपदा प्रबंधन नहीं था। सही है कि जब आपदा भयावह हो तो सब कुछ ठप हो जाता है, जैसे उत्तराखंड में भी हुआ था। मगर उमर अब्दुल्ला की असफलता यह है कि वे केंद्र की भरपूर मदद के उपयोग में भी प्रभावी नहीं हुए। उन्होंने टीवी चैनलों पर बाइट देते हुए अपनी हाजिरी जताई। यदि प्रधानमंत्री मोदी और उनका पीएमओ फुर्ती चुस्ती नहीं दिखाता तो राहत व बचाव का रत्ती भर काम आगे नहीं बढ़ता। क्या एक मुख्यमंत्री को सभी जिलों की हकीकत जानकर समान बचाव राहत काम कराना नहीं चाहिए? जम्मू में यह सोच क्यों है कि उनके यहां ज्यादा विनाश हुआ लेकिन अनदेखी हुई? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पहले प्रयास में भारत के मंगलयान की सफलता का श्रेय लेने देने की होड़ मची है। इस होड़ में सरकार, भाजपा और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भूल गई। प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने 2011 में भारत के मंगल अभियान की मंजूरी दी थी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान भी किया था। तब सरकार की इस बात के लिए आलोचना भी हुई थी कि भारत जैसे देश को मंगल अभियान पर इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। बहरहाल कांग्रेस ने भी उनको इसका श्रेय नहीं दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस सफलता पर इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के विजन की तारीफ की है और मंगल अभियान की सफलता को उनके विजन की सफलता बताया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में मनमोहन सिंह का जिक्र तक नहीं किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के स्पेस सेंटर से जब इसकी सफलता का ऐलान किया तो उन्होंने इसका श्रेय भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, जिन्होंने चंद्रयान मिशन की कल्पना की थी। उन्होंने न तो इसरो की स्थापना करने वाले पहले प्रधानमंत्री को श्रेय दिया और न मंगल अभियान की मंजूरी देने वाले मनमोहन सिंह का नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोयला खदानों को गैर कानूनी बताकर रद्द कर दिया है। सरकार और आम लोगों को इससे फायदा होगा या नुकसान, इसका आकलन किया जा रहा है। सरकार से जुड़े जानकार सूत्रों का कहना है कि अदालत का फैसला आर्थिक रूप से सरकार को फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। सरकार के जानकार इस आशंका को खारिज कर रहे हैं कि इससे बिजली की कीमत बढ़ जाएगी और बैंकों को नुकसान होगा। उनका कहना है कि जब संचार के लाइसेंस रद्द हुए थे तब भी कहा गया था कि फोन कॉल्स की दर बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को आमदनी हुई। कोयला मामले में भी ऐसा ही होगा। जिन 46 खदानों में अगले कुछ दिन खुदाई होगी, वहां से सरकार को 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसके बाद सरकार सभी कोयला खदानों की नीलामी करेगी, जिससे सरकार के खजाने में अतिरिक्त आय जमा होगी। बिजली उत्पादन प्रभावित होने की बात को भी सरकार के सूत्रों ने खारिज किया है। उनका कहना है कि लगभग 90% ब्लॉकों से कोयला का उत्पादन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उनको बंद किए जाने का कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर कारपोरेट लॉबी ये प्रचार कर रही है कि इससे 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित होगा और साथ ही निवेश की संभावना खत्म होगी। सरकार ने फैसले का समर्थन किया है, लेकिन कारोबारी समूहों का कहना है कि प्रधानमंत्री निवेश आमंत्रित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को इस फैसले से झटका लगेगा।
बिहार में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से जदयू और राजद दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई है। हालांकि दोनों के नेताओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के संबंध पहले से सहज हुए हैं, लेकिन राजद के मंत्रियों को सरकार में शामिल करने और अगले चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान के बाद विवाद और तेज हुआ है। गौरतलब है कि उनके बयान से ही लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा नेता रामविलास पासवान नाराज हुए थे और दोनों पार्टियां अलग अलग चली गई थीं। बहरहाल रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि राजद को भले पिछले विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली, लेकिन उसका सामाजिक आधार ज्यादा बड़ा है और उसके पास ज्यादा बड़ा वोट बैंक है। उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू को ज्यादा सीटें इसलिए मिली थी क्योंकि वह भाजपा के साथ लड़ी थी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि राजद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। दूसरी ओर जदयू नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के 116 विधायक जीते थे, जबकि राजद के सिर्फ 22 विधायक जीते, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जदयू को ज्यादा टिकट चाहिए। जदयू अगर अपने सभी मौजूदा विधायकों के लिए टिकट मांगे तब भी बात अटकेगी, क्योंकि इस महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। ऊपर से नीतीश कुमार इसमें वामपंथी पार्टियों को भी लाना चाहते हैं। ऐसे में 243 सीटें कैसे बटेंगी, यह बड़ा सवाल है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर हैं और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विनिर्माण सेक्टर का केंद्र बनाने के लिए अति महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश भर के तमाम बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने FDI की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए इसका मतलब है फर्स्ट डेवलप इंडिया और विदेशियों के लिए यह एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मकसद भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि तेजी से देश का निम्न वर्ग मध्य वर्ग में शामिल हो सके। करीब 500 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ गुड गवर्नेंस काफी नहीं है, बल्कि प्रभावी शासन की जरूरत है जिसे निवेशक महसूस कर सकें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आज निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और देश में निवेश के लायक माहौल बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 25 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें निवेश के लायक अनुकूल माहौल बनाने और निवेश आकर्षित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च किया और इस अभियान का लोगो भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में मौजूद देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री के इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनकी कंपनी अगले 12 से 15 महीनों में 1.25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों में से कोई पार्टी अपने प्रस्ताव से पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों ने महायुति की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने के लिए अलग अलग बातचीत भी शुरू कर दी है। भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि गठबंधन टूटने की कगार पर है और 25 साल पुराने इस गठबंधन के टूटने की औपचारिक घोषणा जल्दी की जा सकती है। भाजपा 130 से कम सीटों पर राजी नहीं है, तो दूसरी ओर शिवसेना भी 151 से नीचे नहीं आना चाहती है। ऐसे में महायुति की छोटी पार्टियों के लिए सिर्फ 7 सीटें बचती हैं, जिनके लिए वे तैयार नहीं हैं। शिवसेना पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज दूसरी बार अपनी मुंबई यात्रा टाल दी है। उनको कल जाना था, लेकिन बातचीत में गतिरोध की वजह से उन्होंने यात्रा टाल दी थी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी ने भी गठबंधन को अंतिम रूप नहीं दिया है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर बातचीत बंद हो गई है। कांग्रेस ने एनसीपी को 124 सीटें देने का प्रस्ताव देकर अपनी ओर से वार्ता पूरी कर ली है। कांग्रेस ने आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद देने के एनसीपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आगे बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपने गृह जिले के लिए निकल गए हैं, जहां उनके कल नामांकन दाखिल करने की संभावना है। वे कराड़ दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच एनसीपी नेताओं की एक अहम बैठक आज अजीत पवार के निवास पर हुई, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि एनसीपी के नेता भाजपा शिवसेना के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की चुप्पी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बता चुके दिग्विजय सिंह ने आज राहुल गांधी से अपील की है कि वे आगे आए और कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह ने राहुल से अपील करते हुए कहा कि वे आगे आएं। पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है और हर मोर्चे पर उनका समर्थन करेगी। उन्होंने बेहद आक्रामक भाषण में कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और व्हाट्सएप और इस तरह की सोशल मीडिया की तकनीक का इस्तेमाल कर भाजपा को चुप कराना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा झूठ फैला रही है और उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, इसे रोकना होगा। उनके इस भाषण के तुरंत बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।
मंगल की कक्षा में स्थापित होने की ऐतिहासिक सफलता के बाद मार्स ऑर्बिटर मिशन ने अपनी पहली तस्वीर भेज दी है। इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सचिव बी कोटेश्वर राव ने दिल्ली आकर मंगलयान की भेजी पहली तस्वीरों को प्रधानमंत्री को भेंट किया। इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसरो के वैज्ञानिकों के दल ने मंगलयान से भेजी गई पहली तस्वीरें आज भेंट की हैं। इससे पहले इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंगल ऑर्बिटर की भेजी गई तस्वीरों को लगाया और ट्वीट किया, मंगल की पहली तस्वीरें 7,300 किलोमीटर की ऊंचाई से और 3,076 मीटर आकाशीय रिजोल्यूशन से। वहां का नजारा सुंदर है। प्रधानमंत्री ने इस पर जवाबी ट्वीट किया, हाँ मैं सहमत हूँ, नजारा सचमुच सुंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, जहां उनको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में हिस्सा लेना है। इसके बाद वे वाशिंगटन जाएंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी इस यात्रा से बहुत सी दूरियां खत्म होगी और रणनीतिक रिश्तों में एक नया इतिहास शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ इस बात पर विचार विमर्श करेंगे कि आपसी और वैश्विक हित में दोनों देश कैसे अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि ओबामा की जीवन यात्रा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों के लिए उपलब्ध अधिकारों व अवसरों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है और यह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मोदी ने कहा कि वे अमेरिका को भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उमर अब्दुल्ला नौजवान मुख्यमंत्री है। जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कई बार लगा है कि वे सिर्फ बोलने में उस्ताद है, लेकिन काम में, प्रशासनिक पकड़ में सर्वाधिक फेल मुख्यमंत्री है। उमर अब्दुल्ला अपने पिता फारूक अब्दुल्ला जितने भी असरदार साबित नहीं हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पूरे कार्यकाल में प्रशासनिक विफलता के आरोपों का सामना करते रहे हैं। घाटी में पत्थरबाजी की घटना हो या कठुआ के सांप्रदायिक दंगे हो या अमरनाथ यात्रा के रास्ते को लेकर हुआ विवाद हो, हर बार उनकी सरकार पर सवाल उठे। लेकिन कहा जा सकता है कि इन सारी घटनाओं में सांप्रदायिक जातीय पहलू जुड़े थे और सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जिससे सरकार इन घटनाओं को ठीक तरह से नहीं संभाल पाई। लेकिन बाढ़ की त्रासदी ने उमर अब्दुल्ला और उनके प्रशासन की अक्षमता की पोल खोल कर रख दी है। इस भयावह समय में लोगों की मदद करनी थी, उनके साथ खड़ा होना था, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कैसे काम करते, उनके पास तो सरकार ही नहीं थी। यह सही है कि उनकी सरकार आखिरी चरण में है और उनके कई मंत्री बाढ़ में फंसे हुए थे, लेकिन खुद उमर अब्दुल्ला अपने स्तर पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन वे राज्य सरकार की ओर से राहत व बचाव का काम नहीं कर पाए, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई मदद को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। हैरानी की बात है कि करीब 2 हफ्ते तक राज्य सरकार का सचिवालय बंद रहा, क्योंकि उसमें पानी घुस गया था। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राज्य में आई इस भीषण आपदा में उमर की सरकार लोगों की मदद करने में पूरी तरह से फेल रही। राहत और बचाव का लगभग पूरा काम सेना ने संभाला। उल्टे स्थानीय लोगों ने सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उनके ऊपर पत्थर फेंके। सेना ने जब राज्य सरकार से कहा कि वह कम से कम कानून और व्यवस्था संभाले, तो उमर अब्दुल्ला की सरकार वह भी नहीं कर पाई। पत्थरबाजी की घटनाओं के बीच सेना ने लाखों लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा तत्परता दिखाई। बाढ़ शुरू होने के अगले ही दिन उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के हैं और देश के गृह सचिव अनिल गोस्वामी भी कश्मीर कैडर के हैं। सो प्रधानमंत्री ने इन दोनों की जिम्मेदारी लगाई कि वे जम्मू या श्रीनगर में कैंप करें और राहत व बचाव कार्यों की निगरानी करें। इससे राहत अभियान में तेजी आई और लोगों की नाराजगी भी कम हो गई। अब लगभग सभी इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है। हालांकि बाढ़ का पानी घटने के बाद महामारी फैलने का खतरा है। मरे हुए जानवरों की वजह से पानी दूषित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों बीमारियों की रोकथाम में जुटे हुए हैं, पर इसी बीच प्रदेश में चुनाव होना है, यानी बाढ़ से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण और चुनाव की प्रक्रिया साथ साथ चलने वाली है। इस बार का चुनाव उमर अब्दुल्ला के युवा नेतृत्व की विफलता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उनकी विफलता बाढ़ की इस आपदा से पहले दिखने लगी थी, तभी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी उनसे किनारा किया, लेकिन बाढ़ की घटना के बाद वे सभी पार्टियों और आम लोगों की आलोचना का भी निशाना बने हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बाढ़ और उमर अब्दुल्ला पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की आपदा में फर्क यह है
कि तब केंद्र और राज्य सरकार दोनों संकट की गंभीरता बूझने, मदद पहुंचाने में फेल थे। मगर कश्मीर में मोदी सरकार ने चुस्ती फुर्ती दिखाई, सेना ने पूरी ताकत लगाई। उस नाते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी लीडरशिप दिखाने का अवसर था, पर वे हर कसौटी में फेल साबित हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, जो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई उसमें अब पता पड़ रहा है कि जम्मू के अंदर बाढ़ की ज्यादा भयावहता थी, वहां ज्यादा लोग मरे, ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फोकस एक तरह से सरकार का हो, मुख्यमंत्री का हो, मीडिया का हो, घाटी में ही रहा। क्या इसमें हकीकत क्या है? आप वहां होकर भी आए। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल सही बात है कि जम्मू में भी भीषण नुकसान हुआ है। वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर पुंछ राजौरी जिले हैं और उधमपुर जिले में भी, जम्मू जिले के लो लाइंग एरियाज में भी बढ़िया कहर सा मचा है। पर घाटी और जम्मू में जो विपदा पड़ी उसका जो सबसे बड़ा अंतर था वो ये था कि घाटी में जो राज्य की राजधानी थी वही पानी में डूब गई और वो उसका वो हिस्सा ज्यादातर डूब गया जिसमें स्टेट सेक्रेटेरिएट था, लेजिस्लेचर थी, हाई कोर्ट था और हर वो इंस्ट्रूमेंट जो मेन था जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो सारा पानी में डूब गया था। इसलिए उस पर जरा ज्यादा फोकस रहा। पर ये सही है कि जम्मू में बड़ी तबाही हुई। उस नाते जो क्योंकि राजधानी के अंदर जो पूरा प्रशासन बैठ गया, इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनका प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। मतलब ये मजबूरी थी कि कुछ नहीं हो सकता था वहां, या कुछ उससे भी बेहतर हो सकता था। जब हालात खराब हो गए उस स्टेज पे मेरे विचार में कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मंत्री तक गायब से हो गए, क्योंकि वो अपने घरों को संभालने में लग गए, कम्युनिकेशन सारा क्लैप्स कर गया, मुख्यमंत्री बिल्कुल अकेले से पड़ गए थे और कम से कम कोई 48 घंटे तक ऐसी स्थिति रही कि जैसे राज्य में राज्य सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। और उसमें सेना ने बड़ा भारी योगदान किया। नहीं, उस स्थिति में खासकर उन एरियाज में जो कि प्रभावित थे। लेकिन एक ये कुछ हैरानी वाली बात नहीं है क्या कि 10-12 दिन बाद भी ये खबर आई कि नहीं, जम्मू के क्षेत्र के अंदर पहाड़ी इलाकों में अभी भी विकट संकट है, उधर ध्यान ही नहीं दे पाया। मतलब 48 घंटे तो ठीक है, 60 घंटे ठीक है, 4 दिन ठीक है, लेकिन उसके बाद तो मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन को जो हकीकत है जमीनी, उनका तो अंदाज लग के कुछ काम होना चाहिए था। नहीं, ये उसमें सब कुछ सेना के ऊपर, सब कुछ सेना पर ही निर्भर है। उसमें ये बात पता नहीं क्यों लोगों की नजर में नहीं आई कि, और कुछ ऐसा हुआ कि मीडिया में भी नजरअंदाजी हो गई कि वहां पे कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उन क्षेत्रों में बराबर दौरा कर रहे हैं वो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने। जम्मू वाले जो ज्यादा संकट वाला, हाँ। जम्मू वाले जो संकट में ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें। और ये बात कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। मेरे ख्याल वो उसका एक मुख्य कारण ये रहा कि राज्य का जो मुख्य केंद्र इस वक्त है, आपको पता ही है कि गर्मियों में राजधानी श्रीनगर रहती है और सर्दियों में जम्मू शिफ्ट होती है। और राजधानी का मतलब होता है कि लगभग पूरा का पूरा जो पैराफर्नेलिया है वहाँ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जिला मुख्यालय, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, मतलब भले जिला प्रशासन हो, भले राज्य प्रशासन हो, सारा कुछ फिर ले देकर सेना के अलावा वहाँ कुछ भी कभी 10 दिन तक कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, सेना के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बड़ा नहीं, लोग है, जनता है, लेकिन प्रशासन, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और अफसर, ये सब कहाँ गए? प्रशासन शुरू में बिल्कुल ही नहीं था और कम से कम 1-2 दिन ऐसी स्थिति रही कि एडमिनिस्ट्रेशन नाम की जैसे चीज ही गायब हो गई हो। इनफैक्ट खुद चीफ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि लगता है कि जितना काम मैंने पिछले 5 सालों में किया है उस पर लिटरली पानी फिर गया जी। नहीं, लेकिन एक बात बताएं, क्या ये जम्मू की जो नदी है, जो श्रीनगर की नदी है, और उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई कि मीडिया में और पहले कई हो चुका है कि इसका जो भराव है उसमें बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए कभी भी बाढ़ का आई तो पूरा शहर के अंदर पानी भरा। इस तरह की पहले कुछ चेतावनियां थी क्या? पहले कुछ इस तरह का अध्ययन हुआ पड़ा था क्या? नहीं, ऐसा ये कोई मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये मामला। श्रीनगर में टोटली अनएक्सपेक्टेड होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पे जब पानी आना शुरू हो गया, थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि श्रीनगर के कुछ क्षेत्र लो लाइंग एरियाज हैं। मतलब वहाँ झेलम रिवर है, लकीली झेलम जो है वो स्लो रिवर है, वो
उसकी जो गति है उसका वो बहुत धीमी है, बहुत कम धीमी, बहाव है, तो बहुत कम बहाव में कम बहाव में कंट्रोल होना था। चाहिए। हाँ। पर वो शुरू में लगता है कि कहीं पे कोई चूक हुई है, वो क्या हुई है अभी स्पष्ट नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसको वार्निंग सिग्नल समझना चाहिए था जब शुरू में पानी आना शुरू हो गया था। आपको ये भी बता दूं कि जे वहाँ जब फ्यूडल ऑर्डर था 17 साल पहले, तभी से वहाँ पे एक फ्लड चैनल बनी हुई है पैरेलल, झेलम के किनारे अलग अलग बनी हुई जिससे पानी को निकाला जा सके, श्रीनगर को बचाया जा सके, इसीलिए बनी कि पानी वहां से चला जाए, निकाला जा सके और बच जाए। वो अभी कुछ भी नहीं था उसका, उस पर ध्यान नहीं, उस पे तो गया, पर वो काफी नहीं साबित हुई जी। और मतलब 70 साल पहले वो प्लानिंग थी और एक बनी हुई थी चैनल, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद नहीं बनाई किसी ने। और मैंने सुना है, पर मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैंने खुद नहीं देखा है कि उस चैनल का एक कुछ हिस्सा शायद इंक्रोच भी हो चुका है। आपके अनुसार पुष्प जी, ये अभी जो हालात है, जो कुछ है, उसमें क्या विधानसभा चुनाव दिसंबर जनवरी में होते हुए संभव लगते हैं या टलेंगे? देखिए, अभी तो स्थिति जो है कि इलेक्शन कमीशन का खुद कश्मीर ऑफिस अभी तक डूबा हुआ था, तो स्थानीय जो व्यवस्था है चुनाव की उसकी, पर मेरा ख्याल है चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव को ज्यादा टाला नहीं जा सकता। नहीं, क्या ये इसमें कितनी संभावना है कि वो चुनाव टाल के 6 महीने राष्ट्रपति शासन? और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी अगर 15-20 दिन के बाद भी पानी इस तरह बना रहे तो। नहीं, लेकिन ये कितनी संभावना है कि ये राष्ट्रपति शासन लगा के 6 महीने हालात ठीक करके फिर चुनाव हो? क्योंकि हालात, लोगों का मानना है कि 1-2 महीने में पूरे सामान्य नहीं होने। नहीं, चुनाव तो मुझे नहीं लगता कि टल पाएंगे, क्योंकि सभी पार्टियों की तैयारी थी भी, उनको तैयारी कर भी रहे और थे, वो तैयारी हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। कि लोगों को जरूर दिक्कत आएगी, पर उनको भी एक गवर्नमेंट चाहिए जो उनकी अपनी गवर्नमेंट हो और उस हिसाब से काम हो, उनकी मर्जी के मुताबिक काम हो। तो मेरा ख्याल है कि चुनाव ज्यादा नहीं टल पाएंगे। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।